वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में किया डिफेंस एक्सपो 2022 का इफ्तिताह। कहा कि दिफाई नुमाइश जदीद भारत में मुल्क की तरक्की, नौजवानों की ताकत, ख्वाब और बुलंद अज़ाइम की अक्कासी कर रही है। पाथ टू प्राइड है दिफाई नुमाइश की थीम। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो 2022 की इफ्तिताई तकरीब के दौरान मुल्क में तैयार होने जा रही 101 दिफाई मसनूआत की चौथी फहरिस्त की जारी। अंदाजे के मुताबिक इसके तहत अगले 5 से 10 बरसों में भारतीय जराए से 1,75,000 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत के हथियार खरीदे जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने अडाल्ट में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का किया आगाज। जूनागढ़ में 3,580 करोड़ के मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का रखा संगे बुनियाद। इंडिया अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव 2022 का भी करेंगे इफ्तिताह। हिमाचल प्रदेश असेंबली इंतखाबात के लिए बीजेपी के 62 उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी। वजीर आला जयराम ठाकुर सिराज हल्के से होंगे इंतखाबी मैदान में। 5 खवातीन को भी बनाया गया उम्मीदवार। 12 नवंबर को होगी पोलिंग। अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस भारत के सरकारी दौरे पर। गुटरेस ने मुंबई में 26/11 हमले के शहीदों को किया खिराजी अक़ीदत पेश। मुंबई दहशतगर्दाना हमले को बताया वहशियाना हमला। कहा कि दुनिया में दहशतगर्दी की कोई जगह नहीं। IIT बॉम्बे के तलबा के साथ बातचीत में दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत और तेज रफ्तारी से उभरती मईशत के लिए भारत को दी मुबारकबाद। यूक्रेन में रूस की खुसूसी फौजी मुहिम के लिए नए कमांडर मुंतखब। जनरल सरगई सोरोविकिन ने खैर सा इलाके के हालात को बताया इंतहाई संगीन। कहा कि शहरियों को इस इलाके से निकालना बेहद जरूरी। यूक्रेनी फौजियों ने शहर के बुनियादी ढांचे और रिहायशी इलाके पर रॉकेट से किया हमला। और ICC T20 आलमी कप में भारत का दूसरा वार्म अप मुकाबला हुआ बारिश की नजर। टूर्नामेंट में क्वालिफाइंग दौर का पहले मैच में आयरलैंड ने स्कॉटलैंड को दी 6 विकेट से शिकस्त। दूसरे क्वालिफायर में वेस्टइंडीज ने जिम्बाब्वे को 154 रन से दिया हदफ। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। और इससे पहले अपने दौरे गुजरात पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अडाल्ट के त्रिमंदिर में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का इफ्तिताह किया। 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के बजट के साथ ये मुल्क में स्कूली तालीम को बेहतर बनाने का अब तक का सबसे बड़ा मिशन है। इसके तहत गुजरात के 20,000 प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूलों को स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में तब्दील किया जाएगा और नए क्लासरूम, डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, कंप्यूटर लैब और अटल टिकरिंग लैब बनाई जाएंगी। इसके अलावा बच्चों की मजमूई तरक्की के लिए रियासत के तमाम 40,000 स्कूलों में फिजिकल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया जाएगा। इस अहम स्कीम के लिए वर्ल्ड बैंक ने 6,000 करोड़ रुपए और एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने 2,000 करोड़ रुपए दिए हैं, जबकि गुजरात हुकूमत इस पर तकरीबन 2,500 करोड़ रुपए खर्च करेगी। प्रोग्राम के दौरान वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने तकरीबन 4,260 करोड़ रुपए के प्रोजेक्टों का आगाज किया। ये मिशन रियासत में नए क्लासरूम, स्मार्ट क्लासरूम, कंप्यूटर लैब और स्कूल के बुनियादी ढांचे की मजमूई अपग्रेडेशन के जरिए गुजरात में तालीमी बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने में मदद करेगा। आज 5G, स्मार्ट सुविधाएं, स्मार्ट क्लासरूम, स्मार्ट टीचिंग से आगे बढ़कर हमारी शिक्षा व्यवस्था को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। अब वर्चुअल रियलिटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इसकी ताकत को भी हमारे छोटे छोटे बाल साथी, हमारे विद्यार्थी स्कूलों में बड़ी आसानी से अनुभव कर पाएंगे। मुझे खुशी है कि इसके लिए गुजरात के इस मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के तौर पर पूरे देश में बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण और सबसे पहला कदम उठा दिया है।
वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि नई तालीमी पॉलिसी के तहत तलबा को भारतीय ज़बानों में साइंस, तिब और टेक्नोलॉजी की तालीम हासिल करने के मुतबादिल मिलना शुरू हो गए हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति गुलामी की मानसिकता से देश को बाहर निकालकर टैलेंट को, इनोवेशन को निखारने का प्रयास है। देश में क्या स्थिति बनाकर रख दी गई थी। अंग्रेजी भाषा के ज्ञान को इंटेलिजेंस का पैमाना मान लिया गया था, जबकि भाषा तो सिर्फ संवाद का, कम्युनिकेशन का एक माध्यम पर है। लेकिन इतने दशकों तक भाषा एक ऐसी रुकावट बन गई थी जिसने देश के गांवों में, गरीब परिवारों में प्रतिभा जो थी, जो प्रतिभा का भंडार था, उसका लाभ देश को नहीं मिल पाया। न जाने कितने ही प्रतिभाशाली बच्चे, देशवासी सिर्फ इसलिए डॉक्टर, इंजीनियर नहीं बन पाए क्योंकि उनको जो भाषा समझ आती थी उसमें उनको पढ़ाई का अवसर नहीं मिला। अब ये स्थिति बदली जा रही है। भारतीय भाषाओं में भी साइंस, टेक्नोलॉजी, मेडिकल, इस पढ़ाई के विकल्प अब विद्यार्थियों को मिलना शुरू हो गया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि गुज़िश्ता 2 दहाइयों में गुजरात में तालीमी मैदान में इनकलाबी तब्दीली रूनुमा हुई है। उन्होंने कहा कि तालीमी मैदान में जिद्दत तराजी गुजरात के डीएनए में है। गुजरात में शिक्षा के क्षेत्र में हमेशा ही कुछ नया, कुछ यूनिक और बड़े प्रयोग करना, ये गुजरात के डीएनए में है, स्वभाव में है। गुजरात में पहली बार टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स एजुकेशन की स्थापना हमने की थी। चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी, दुनिया में एकमात्र यूनिवर्सिटी, चिल्ड्रंस यूनिवर्सिटी। उसके माध्यम से प्री स्कूल एजुकेशन को साइंटिफिक तरीके से डेवलप करना, युगानुकूल बनाना, समयानुकूल बनाना, बदलते हुए युग के अनुसार बालकों को बचपन से ही वो इकोसिस्टम प्रोवाइड करना, उसके लिए भी अनेक नूतन प्रयास हुए। बच्चे खेलकूद की तरफ बढ़े, फिटनेस पर फोकस करें। इसके लिए देश में पहली बार खेल महाकुंभ जैसा आयोजन भी गुजरात ने ही शुरू किया था। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क में कायम किए जाने वाले पीएम श्री स्कूल मुल्क भर में नई कौमी तालीमी पॉलिसी के मॉडल स्कूल होंगे। मरकजी हुकूमत इस स्कीम पर 27,500 करोड़ रुपए खर्च करेगी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से पूरे देश में इसी प्रकार के बदलाव को आज केंद्र सरकार प्रोत्साहित कर रही है। इसलिए केंद्र सरकार ने पूरे देश में 14,500 से अधिक पीएम श्री स्कूल बनाने का भी फैसला किया। ये पायलट प्रोजेक्ट है। हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों में इसका शुरुआत होगी, उसको मॉनिटरिंग किया जाएगा और साल भर के अंदर उसमें अगर कुछ कमियां हैं, कुछ जोड़ने की जरूरत है, बदलती हुई टेक्नोलॉजी को उसके साथ जोड़ने की जरूरत है, तो उसमें बदलाव करके एक परफेक्ट मॉडल बना करके देश की सबसे ज्यादा स्कूलों में ले जाने का भविष्य में प्रयास किया जाएगा। ये स्कूल पूरे देश में नई एजुकेशन पॉलिसी के लिए मॉडल स्कूल होंगे। केंद्र सरकार इस योजना पर 27,000 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। और इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म ने मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का दौरा किया और स्कूल की स्मार्ट सर्विसेज का मुआयना किया। उन्होंने तलबा और असातिज़ा से भी बातचीत की। और अडाल्ज पहुंचने से कबल सड़क किनारे खड़े लोगों ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी का गर्मजोशी से खैर मकदम किया। साथ ही भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे भी लगाए।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो के 12वें एडिशन का रस्मी तौर पर आगाज किया। हर 2 साल पर होने वाली दिफाई नुमाइश की थीम पाथ टू प्राइड यानी कि फ़ख्र का रास्ता है। आत्मनिर्भर भारत बनने के भारत के अज़्म के तहत इस दिफाई नुमाइश में पहली बार भारतीय कंपनियां खास तौर से शामिल हो रही हैं। एक्सपो में 125 करोड़ रुपए से ज़्यादा की सरमायाकारी की उम्मीद है। इम्कान है कि एक्सपो में 400 से ज़्यादा कंपनियां सरमायाकारी के लिए यहां MOU पर साइन कर सकती हैं। इस बार एक्सपो में 1320 से ज़्यादा दिफाई कंपनियां शिरकत कर रही हैं। एक्सपो तकरीबन 1 लाख मुरब्बा मीटर के इलाके में लगाया गया है। इस बार का डिफेंस एक्सपो अभूतपूर्व है। एक नई शुरुआत का प्रतीक है। ये देश का ऐसा पहला डिफेंस एक्सपो है जिसमें केवल भारतीय कंपनियां ही भाग ले रही हैं। केवल मेड इन इंडिया रक्षा उपकरण ही है। पहली बार किसी डिफेंस एक्सपो में भारत की मिट्टी से, भारत के लोगों के पसीने से बनी अनेक विध उत्पाद, हमारे ही देश की कंपनियां, हमारे वैज्ञानिक, हमारे युवाओं का सामर्थ्य आज हम लौह पुरुष सरदार पटेल की इस धरती से दुनिया के सामने हमारे सामर्थ्य का परिचय दे रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दिफाई नुमाइश के दौरान मिशन डेफ स्पेस का आगाज किया। ये मिशन खलाई शोबे में दिफाई फोर्स के लिए इख्तराई तरक्की के हल के लिए है, जिसे सनतों और स्टार्टअप के जरिए फरोग दिया जाएगा। मिशन डिफेंस स्पेस देश के प्राइवेट सेक्टर को भी अपने सामर्थ्य दिखाने का अवसर देगा। स्पेस में भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए भारत को अपनी इस तैयारी को और बढ़ाना होगा। हमारी डिफेंस फोर्सेस को नए इनोवेटिव सॉल्यूशंस खोजने होंगे। स्पेस में भारत की शक्ति सीमित न रहे और इसका लाभ भी केवल भारत के लोगों तक ही सीमित न हो, ये हमारा मिशन भी है, हमारा विजन भी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गुजरात में देसा हवाई इलाके के संग बुनियाद रखा। गुजरात के बनासकांठा जिले में 935 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला ये फॉरवर्ड एयर बेस मुल्क की सिक्योरिटी के निज़ाम को मजबूती फराहम करेगा। तकरीबन 4 साल कबल मार्च 2018 में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में सिक्योरिटी मामलों पर काबीना कमेटी ने फिजाइया के फॉरवर्ड फाइटर बेस के इस मंसूबे को मंजूरी दी थी। एयरबेस रनवे बोइंग C-17 ग्लोब मास्टर समेत एयरक्राफ्ट की नई जनरेशन की आमदोरफ्त को हैंडल करने में सहूलत होगी। ये एयरबेस जुनूब मगरिब एयर कमांड के लिए अहम लोकेशन साबित होगा। इस एयरबेस से मुल्क की 3 रियासतों महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान की सिक्योरिटी में मदद मिलेगी। साल 2024 तक इस एयरबेस के तैयार होने का इम्कान है। डीसा एयरफील्ड का निर्माण भी देश की सुरक्षा और उस क्षेत्र के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। डीसा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से केवल 130 किलोमीटर दूर है। अगर हमारे फोर्सेस, विशेषकर हमारी वायुसेना दिशा में होगी तो हम पश्चिमी सीमा पर किसी भी दुस्साहस का और बेहतर ढंग से जवाब दे पाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने डिफेंस एक्सपो से खिताब करते हुए कहा कि पिछले 5 सालों में दिफाई साजो-सामान की बरामदात में इजाफा हुआ है, जो आने वाले वक्त में $5 अरब तक पहुंचने की उम्मीद है। 2021-22 में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट
$1.59 बिलियन यानी करीब 13,000 करोड़ रुपए हो चुका है और आने वाले समय में हमने इसे $5 बिलियन यानी 40,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। ये निर्यात एक्सपोर्ट केवल कुछ उपकरणों तक सीमित नहीं है, केवल कुछ देशों तक सीमित नहीं है। भारतीय रक्षा कंपनियां आज ग्लोबल सप्लाई चेन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रही है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि भारत की खारजा पॉलिसी में अफ्रीकी ममालिक पर खास तवज्जो मरकूज है और दिफाई ताल्लुकात से नई बुलंदियों तक पहुंचेगी। रोटी, भाजी ये अफ्रीका के जनजीवन में जुड़ गए शब्द हैं। महात्मा गांधी जैसे वैश्विक नेता के लिए भी गुजरात अगर उनकी जन्मभूमि थी तो अफ्रीका उनकी पहली कर्मभूमि थी। अफ्रीका के प्रति आत्मीयता और ये अपनापन आज भी भारत की विदेश नीति के केंद्र में है। हमने हर जरूरत के समय दवाइयों से लेकर पीस मिशन तक अफ्रीका के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का प्रयास किया है। अब रक्षा क्षेत्र में हमारे बीच का सहयोग और समन्वय इन संबंधों को नई ऊंचाई देंगे। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि दिफा के शोबे में तहकीक और तरक्की पर जोर दिया जा रहा है। मित्रों, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसकी कमी के चलते प्राइवेट इंडस्ट्री अपनी पूरी क्षमता के साथ सामने नहीं आ पा रही थी। पर हमने यह अनुभव किया कि डिफेंस प्रोडक्शन में अगर हमें दुनिया में टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप प्राप्त करनी है तो फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज में हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंडिंग को सपोर्ट करने और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ावा देने की भी यह आवश्यकता है। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट फंड और इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सलेंस जैसे इंटरवेंशंस के माध्यम से हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में जारी डेफ एक्सपो 2022 के दौरान इंडियन पवेलियन का इफ्तिताह किया। इस दिफाई नुमाइश में इंडियन पवेलियन के अलावा 10 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों ने अपने पवेलियन तैयार किए हैं। इंडिया पवेलियन का इफ्तिताह करने के बाद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नुमाइश में रखे गए दिफाई आलात का मुआयना किया। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म ने इस दौरान वर्चुअल रियलिटी एयरक्राफ्ट सुमिस्टर का भी मुआयना किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इंडियन पवेलियन में देसी ट्रेनर हवाई जहाज HTT-40 की नकाब कुशाई की। इस तैयारे का डिज़ाइन भारत एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने तैयार किया है। तैयारे में जदीद तरीन टेक्निकल सिस्टम है और इसे पायलट फ्रेंडली खुसूसियात के साथ डिज़ाइन किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में जारी डिफेंस एक्सपो 2022 में इंडियन पवेलियन के बाद गुजरात पवेलियन का दौरा किया। ये डिफेंस एक्सपो गुजरात के लिए बहुत खास है। काबिल जिक्र है कि गुजरात की कंपनियां 33 मफाहमतनामों पर दस्तखत कर सकती हैं और इससे गुजरात में 5,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की सरमायाकारी की तवक्को है। देश और दुनिया में विकास को लेकर औद्योगिक सामर्थ्य उसे लेकर के गुजरात की जो पहचान है, आज इस डिफेंस एक्सपो से गुजरात की पहचान को 4 चांद लग रहे हैं, एक नई ऊंचाई मिल रही है। आने वाले समय में गुजरात डिफेंस इंडस्ट्री का भी एक बड़ा केंद्र बनेगा। भारत की सुरक्षा और सामरिक सामर्थ्य में गुजरात का भी बहुत बड़ा योगदान देगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। और आगे बढ़ते हैं, मजीद खबरों की जानिब भी रुख कर लेते हैं, जहां तेलंगाना के भोंगरी से साबिक रुकन पार्लिमान बी नरसैया गौड़
समेत कई लीडर दिल्ली में बीजेपी के सदर दफ्तर में बीजेपी में शामिल हुए। मरकजी वजीर और सीनियर बीजेपी लीडर जी किशन रेड्डी और भूपेंद्र यादव ने के सामने बीजेपी की रुकनियत ली। इस मौके पर नरसैया गौड़ ने कहा है कि वो सबका साथ और सबका विकास से मुतासिर होकर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। नारा सबके साथ सबका विकास सबका विश्वास, ये नारा ऐसी चीज है गायत्री मंत्र का जैसी। ये नारा से प्रभावित होके दिल से पूरा लगन के साथ तेलंगाना प्रगति के लिए और देश का प्रगति के लिए मेरा पूरा जीवित अपना देश का प्रगति के लिए काम करूंगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस भारत के 3 रोज़ा दौरे पर हैं। वो आज IIT मुंबई पहुंचे, जहां उन्होंने तलबा से तबादला ख्याल के दौरान एंटोनियो गुटरेस ने कहा कि मुझे आपके साथ भारत की आज़ादी की 75वीं सालगिरह मनाते हुए खुशी हो रही है। मैं भारत को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत और अब सबसे तेजी से तरक्की करने वाली मईशत होने पर मुबारकबाद देता हूं। And I'm also delighted to celebrate with you the 75th anniversary of India's independence, Azadi Ka Amrit Mahotsav. I congratulate India on its achievements over the last 75 years as the world's largest democracy and now as the fastest growing major economy. जम्मू कश्मीर के शोपियां में पीर की रात में 2 मजदूरों पर ग्रेनेड फेंककर उनका कत्ल करने वाला दहशतगर्द इमरान बशीर गनी एक तसादुम में दहशतगर्दों की गोली से मारा गया। सिक्योरिटी दस्तों ने कल दहशतगर्द इमरान गनी को पकड़ा था, जिसके बाद इससे पूछताछ की बुनियाद पर नौगांव में दूसरे दहशतगर्दों के ठिकानों पर रेड डाली। इसी दौरान सिक्योरिटी दस्तों के दरमियान फिर से तसादुम हो गया, जिसमें दहशतगर्द इमरान की मौत हो गई। जम्मू कश्मीर पुलिस ने दहशतगर्द इमरान गनी की मौत की तस्दीक कर दी है। और शोपियां में मारे गए दोनों मजदूरों की आज उत्तर प्रदेश के कन्नौज में आखिरी रसूमात अदा कर दी गई। इस मौके पर उत्तर प्रदेश हुकूमत में समाजी बहबूद के वजीर समेत बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। मरकजी और रियासती हुकूमतों की तरफ से शोपियां में मारे गए मजदूरों के लवाहिकीन को 5-5 लाख रुपए की इमदाद फराहम करने का भी ऐलान किया गया है। हिमाचल प्रदेश में असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र जोश इंतखाबी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश असेंबली इंतखाबात के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी कर दी है। बीजेपी की पहली फहरिस्त में 62 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। वजीर आला जयराम ठाकुर को सिराज असेंबली सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं हिमाचल प्रदेश में असेंबली इंतखाबात की सरगर्मियों में इजाफा हो गया है। बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश असेंबली इंतखाबात के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी कर दी है। बीजेपी की पहली फहरिस्त में 62 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। वजीर आला जयराम ठाकुर को सिराज असेंबली सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। बीजेपी ने 62 उम्मीदवारों की अपनी पहली फहरिस्त में 5 खवातीन उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। वजीर आला जयराम ठाकुर के अलावा बीजेपी ने मंडी से अनिल शर्मा को टिकट दिया है, जबकि पवन काजल को कांगड़ा से उम्मीदवार बनाया गया है। बुर्रा से हंसराज और ऊना से सत्यपाल सिंह सती को मैदान में उतारा गया है। हिमाचल प्रदेश के इंतखाबात की तारीखों का ऐलान कुछ दिन पहले हुआ था। हिमाचल में 12 नवंबर को वोटिंग होगी, जिसके बाद 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। बैनुल-अक़वामी खबरों की बात करें तो यूक्रेन के वज़ीर ख़ारजा दिमित्रो कुलेबा ने कामेज़न ड्रोन हमले के बाद ईरान के साथ सिफारती ताल्लुकात तोड़ने की तजवीज़ पेश की है। यूक्रेन के वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि अगर रूसी हमलों में ईरानी ड्रोन इस्तेमाल किए गए तो ईरान के साथ बाज़ाब्ता तौर पर सिफारती ताल्लुकात ख़त्म करने की तजवीज़ पेश की जा रही है। यूक्रेन के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि उन्होंने यूरोपीय यूनियन पर जोर दिया है कि वो यूक्रेन में रूसी जारियत के खतरे से बचने के लिए ईरान पर पाबंदियां आयद करें। और मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा में जारी जूनियर शूटिंग चैंपियनशिप में मंगल का दिन भारतीय निशानेबाजों के नाम रहा। मुकाबले के एयर राइफल टीम इवेंट में दिव्यांश, विदित और रविशंकर ने गोल्ड मेडल हासिल किया, जबकि खवातीन की एयर राइफल टीम यूनिट में गोल्ड मेडल तिलोत्तमा
नैन्सी और रमीता के हिस्से में आया। इसके साथ ही 10 मीटर पिस्टल टीम इवेंट में भारतीय खवातीन टीम ने गोल्ड मेडल को निशाना बनाया, जबकि 25 मीटर रैपिड फायर टीम इवेंट में भारतीय निशानेबाजों ने कांसे का तमगा जीता। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यही ख़त्म पज़ीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। आदाब।